आज अपन ऐसे करते हैं कि आर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है ना? आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। एडीएस सर बीमार नहीं बेटा, एडीएस सर मतलब थोड़ा-सा जेपीएन सर की वजह से एडीएस सर बड़े बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी तो मैं भी हूँ लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो एडीएस सर इज़ नॉट एबल टू टेक क्लास। एक आध दिन लगेगा उनको, 1 दिन में। ठीक है, ही विल टेक क्लास बट फिर वो एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट कर लेंगे। बट मेरा ये था कि भई अपन क्लासेस को तो ना रोकें ना, क्लासेस चलने देते हैं क्योंकि लाइफ में तो सब कुछ होता ही रहता है कुछ ना कुछ, है ना? तो स्ट्रॉन्ग क्या बेटा, दुखी तो मैं भी हूँ बहुत ज़्यादा। बस मैं अब सोचता नहीं हूँ, मैं मतलब अगर ऐसे क्लास-व्लास पढ़ाता रहूँगा तो ज़्यादा मतलब बिज़ी रहूँगा। अब मैं ना बिज़ी रहना चाहता हूँ, मैं आपको रखना चाहता हूँ। जब मैं अकेले बैठता हूँ तब मुझे बुरा लगता है बहुत, इसलिए मैं बिज़ी रखना चाहता हूँ। चल अपन क्या करते हैं, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को आगे मतलब जो पढ़ना होगा तो हाँ, जेपीएन सर सही है, एडीएस सर सही है, जेपीएन सर तो यू ऑल नो दैट, है ना? है ना? अपन मतलब काफ़ी सारे बच्चे भी बहुत दुखी हैं क्योंकि जेपीएन सर काफ़ी सालों से पढ़ा रहे थे ना इधर, मुंबई में बहुत सालों से पढ़ा रहे थे, है ना? एक्चुअली लास्ट 1 ईयर से ना जब से कोरोना आया ना तो वी बिकम अ फैमिली। एक्चुअली जेपीएन सर मतलब मैं, एडीएस सर, रमेश सर, ये ना एक फैमिली की तरह हो गए थे हम लोग। लाइक अ फैमिली, वो फैमिली में मतलब ऐसे होता था कभी-कभी कि मैं नेहरू रहता था, तो वो लोग रात को 1:30 बजे आ जाते थे, जेपीएन सर और एडीएस सर। "सर कहाँ हो?" मैंने कहा, "मैं तो सो रहा हूँ।" "नीचे आओ।" मैं आ गया, हम लोग बाहर खड़े हम दोनों। उस टाइप से एक हम लोगों का एक बॉन्डिंग था। अब ठीक है, इट विल टेक टाइम बट नोबडी कैन फिल दैट गैप, वो नहीं हो सकता। इसलिए मैं ना बात भी नहीं करना चाहता बेटा। मैं बात करूँगा ना मुझे ना फिर मैं क्लास नहीं लूँगा। इसलिए अपन बात नहीं करते हैं, अपन ना पढ़ते हैं, क्योंकि बिज़ी रहूँगा ना तो ठीक रहेगा। इसलिए तो मैंने क्लास लगाई। आज मैंने कोई क्लास नहीं लगाई। फिर मैंने पता ना जो अपने ये होता है ना इंटीग्रेटेड वाला बैच जो है, क्योंकि इस बार फुल फ्लेज इंटीग्रेटेड एक पूरा बैच बना हुआ है। तो उन बच्चों को तो पहले ही बोल रखा है मैंने कि तुम्हारा क्लास का कोई टाइमिंग नहीं है। तो मैंने सुबह-सुबह उठा, उनको क्लास ले लिया 2-3 घंटे। उनका बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोर्ड का करवा दिया। इवनिंग में फिर उनको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा दिया, बोर्ड के लिए। तो फिर इवनिंग में एडीएस सर ने क्लास कैंसल की, मैंने कहा मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं मतलब क्लास के बगैर नहीं रह पाऊँगा, मुझे बिज़ी रहना ही रहना है। घर में भी बैठता हूँ तब भी मुझे लगता है जेपीएन सर की याद आती है, मैं नहीं रह पाऊँगा, तो इसलिए अपन पढ़ते हैं। उनका बच्चा 3rd क्लास में है और प्रॉब्लम ये है कि मैडम भी हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई। वो भी हॉस्पिटलाइज़्ड है तो उनका भी बहुत प्रॉब्लम है और फिर उस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं। तो ख़ैर बच्चे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को कुछ होएगा भी, तो बच्चा तो मेरे साथ रहेगा। बच्चा तो इट विल बी मतलब माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा के लिए उसे रख लूँगा अपने पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? मैडम को भी मतलब शॉक ना, वो शॉक में हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई। अब डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन बाद उनको होश आ स आएगा। तो वो शॉक से वो भी गड़बड़ी। तो अभी प्रॉब्लम इसलिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है बेटा। मैं मतलब बोलना नहीं चाहता कुछ भी। बच्चे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको लेके आऊँगा, मैं अपने पास ही रखूँगा। प्रॉपर्ली आई विल अडॉप्ट हिम, है ना? वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं कर लूँगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ाऊँगा नहीं ना तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं रोने लगूँगा इसलिए मैं कुछ नहीं बोल है ना? हाँ, ये टॉपिक क्लोज़ करना चाहिए, बिल्कुल तुम लोग सही बोल रहे हैं, इस टॉपिक पे अपन बात नहीं करें, है ना? पढ़ेंगे तो बिज़ी रहेंगे ना, इसलिए तो मैंने क्लास लगाई है, वरना मैं किसी से बात नहीं करना। इसलिए मैंने क्लास लगाया, तो अपन पढ़ते हैं, इट विल बी बेटर, है ना? हाँ। चलो अब अपन देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अपन ना आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि मुझे ना उम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी अब अपन को इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में तो अपन को
हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और लेकिन उसके बाद आइसोमरिज्म में अपन को स्टीरियो आइसोमरिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो अपन आइसोमरिज्म पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ाया, तो आइसोमरिज्म में अपन ने पढ़ा आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो आइसोमरिज्म में अपन ने दो टाइप से पढ़ा था, एक पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक पढ़ा था अपन ने स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अपन ने कहा था, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में दैट इज कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures, structural है ना। डिफरेंट स्ट्रक्चर को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वी नो दैट अपन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करते थे। कोई बात नहीं, वो वीडियो स्टॉप हो गया होगा, तो ये भी परेशान करने वाला है अपन को, है ना। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में अपन को कैसे पता चलेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो अपन ये कहता है डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन डिफरेंट आइसोटोप नेम से कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टीरियोइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर, सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, तो दैट इज स्टीरियोइसोमरिज्म। ये अपन ने पढ़ा, मतलब वी हैव डन दैट चेन आइसोमरिज्म, है ना, वो सारा पार्ट अपन ने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। So chain isomerism, we have done that positional, functional, है ना, functional, then metamerism, and we have also discussed the tautomerism. हमने tautomerism को भी डिस्कस, है ना, tautomerism को भी डिस्कस, ठीक है। अभी what we can do, स्टीरियोइसोमरिज्म में दो टाइप का लिख सकते हैं अपन, एक तो लिख सकते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, और एक लिख सकते हैं अपन कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। दो टाइप के होते हैं, एक कन्फिगरेशनल होता है, एक कन्फॉर्मेशनल होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को अपन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो नंबर्स पर डिपेंड करता है, तो इन सब के नंबर बनाते थे अपन, नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, नंबर ऑफ चेन आइसोमर, लाइक दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो नंबर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता था, तो उनको अपन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। कॉन्फिगरेशनल प्रॉपर्टीज में वी यूज्ड टू राइट दैट, जैसे कॉन्फिगरेशनल होगा तो कॉन्फिगरेशन अलग अलग होना चाहिए, तो ये दो टाइप के होंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फिर तीन टाइप से होंगे, तो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे। तीन टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ सकते हैं अपन, एक तो पढ़ सकते हैं अपन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, दूसरा अपन EN-Z आइसोमरिज्म पढ़ते हैं, और थर्ड अपन पढ़ते हैं ये दैट इज सिन एंटी आइसोमरिज्म। तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अपन सिन एंटी पढ़ना है, और फिर उसके बाद अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे, जब अपन को बात करनी होगी तो अपन डिस्कस करेंगे। कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में होता है कि दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कन्फिगरेशन, ठीक है। तो मैं इसको अब अपन पहले ये पढ़ लेते हैं, पहले एक एक करके पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो पहले अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की, जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और उसमें भी दो टाइप्स है उनका कन्फिगरेशन। तो पहले अपन ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं, और ज्योमेट्रिकल में अपन सिस ट्रांस। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, शुरू करने वाले। तो उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, EZ आइसोमरिज्म और सिन एंटी आइसोमरिज्म, तो एक एक करके पढ़ेंगे। ये तीनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, लेकिन तीनों को ही अलग अलग पढ़ना होता है, उनको तीनों के अलग अलग कंसेप्ट होंगे। So let us check what are those three concepts. So we can say that अपन आज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शुरू करेंगे। So कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में क्या होगा कि अगर हमें एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना है, तो we require very high energy because they are highly stable. ये less stable होता है, these are highly stable.
थोड़ा सा अपन लिख देते हैं, बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा। तो दे आर हाईली स्टेबल। अगर उनको राइट अगर उनको इंटर कन्वर्ट करना है तो वी रिक्वायर्ड हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपन को पढ़ने की। अपन स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म है, और उसमें ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। ये वाला पार्ट तो अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि अपन ने पहले ये पढ़ रखा है। और इसमें भी अपन ज्योमेट्रिकल को आज अपन ज्योमेट्रिकल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल? So I will write that geometrical isomerism. As I have told you, geometrical isomerism is of three types. है ना? Geometrical isomerism जो होता है is of three types. ठीक है, मतलब ये होगा सिस ट्रांस, अपन को पता है, EZ वो भी अपन को पता है, और सिमेट्रिक, मतलब ये सब के सब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिमेट्रिक कैसे लिखा हुआ है? तो अपन पहले पढ़ते हैं भाई। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताने के लिए, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताना है, तो अपन एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टू प्रेडिक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन द कंपाउंड? तो मैं कंडीशन की बात, सो एक होगा फर्स्ट कंडीशन, अपन बताएंगे कि भाई एक तरीके से अपन लिख रहे हैं कि व्हाट आर द रूल्स, जिससे कि अपन ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं। तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, or at least four groups should lie in the same plane, or at least four group must lie in the same plane, जिससे कि अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताएंगे। तो ठीक है, विल राइट दैट। और दूसरा होता है कि भाई मॉलिक्यूल मस्ट have a restricted rotation site. Restricted मतलब there should be no rotation. There must be a restricted rotation site. वो होनी चाहिए, है ना? There must be a restricted rotation site in a molecule. तो अपन कहेंगे भाई restricted rotation site क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। What is restricted rotation site? तो देखेंगे अपन। So there must be a restricted rotation site. Rotation site. Via double, ये तो डबल बॉन्ड की वजह से होना चाहिए, by the double bond और साइक्लिक। तो मैं ये आपको बताऊंगा हाउ इट इज दैट, तो वो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले लिख लो इतना, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट होता है। अब देखिए अपन को ना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट जो है, इस वर्ड को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई प्लेनर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फोर ग्रुप आप बता ही दोगे। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट आप एक बार बता दो कैसे, मुझे चेक करना। अभी क्या होता है, जैसे अपन देखो एक बात है अपने पास, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड में ऐसे हो जाएगा कि भाई एक अपन ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं और उसमें दो एटम लगा देते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब हो गया, मैंने बताया ना, स्टीरियो आइसोमरिज्म मतलब जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सिर्फ, अभी एग्जांपल नहीं लिया ना अपन ने, देखेंगे ना। अपन तो ज्योमेट्रिकल से शुरू कर रहे हैं, तो वेट करते हैं ना, पहले ज्योमेट्रिकल चेक कर लेते हैं बाद में। वैसे तुमको पता है स्टीरियो आइसोमरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम। तो अभी देखिए ना कैसे। सो जैसे अगर अपने पास दो एटम्स है, तो दो एटम में क्या होगा, जैसे अगर अपन अज्यूम कर ले कि वो एटम जो है ना, दो एटम सर्कुलर डिस्क जैसे हैं, और इनमें होल करके, और इधर भी एक होल करके ऐसे मैंने एक स्टिक लगा लिया इसके अंदर। मतलब अपन ने दो सर्कुलर होल ऐसे किए, एक सर्कुलर डिस्क किया है, उसमें एक होल कर लो, एक ऐसे स्टिक लगा लो, और एक सर्कुलर होल इसमें कर लो। तो अब इसको पकड़ के ना,
इसको आराम से रोटेट कर सकते हैं, दूसरे वाले को आराम से रोटेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम सिंगल बॉन्ड अज्यूम कर लेते हैं और ये दोनों कार्बन एटम या एटम्स अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी जिनमें रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन यही चीज अगर आप दो बॉन्ड के साथ, दो स्टिक के साथ करें कि भाई आप क्या करो, इसमें एक होल और कर लो और एक और स्टिक लगा लो ऐसे। अब आप रोटेट करके दिखाओ तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर मैं इसमें दो स्टिक लगाऊंगा ना ऐसे, तो अब मैं किसी एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकता, वरना वो बॉन्ड ट्विस्ट आएगा, बॉन्ड में ट्विस्ट आएगा तो टूटेगा बॉन्ड। ये तभी पॉसिबल है रोटेशन जब मैं बॉन्ड को तोड़ दूं, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क में अंदर होल में दोनों फंसे हुए हैं, ये भी अंदर होल में फंसे हुए हैं। तो डबल बॉन्ड में एक्चुअली रोटेशन नहीं होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसी एक एटम को पकड़ के अपन दूसरे एटम को रोटेट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप रोटेशन कैसे कर सकते हो, आप पूरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर लो तो रोटेट हो जाएगा, लेकिन आप एक बॉन्ड को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते कि भाई उसको ऐसे ही रखे और दूसरे को रोटेट कर ले। सिंगल बॉन्ड में वो पॉसिबल हो जाता है। सिंगल बॉन्ड में कैसे, आप इसमें सर्कुलर डिस्क है, इसमें भी अंदर एक होल में अटैच्ड है, ये मैं इसको ऐसे फिक्स करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, तो होता है। तो जो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट होता है वो डबल बॉन्ड से हम कंज्यूम करना होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, लेकिन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम सिर्फ डबल बॉन्ड ही शो कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे 4 ग्रुप भी तो चाहिए। क्योंकि अगर मैं इनको कार्बन एटम अज्यूम करूंगा तो फिर मैं इनसे 2 बॉन्ड भी तो अज्यूम करूंगा। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो फिर इसके सारे सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट्स व्हाई वी विल से दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे जो इससे अटैच्ड है। तो अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए अपन ऐसे करेंगे। सो एग्जांपल के लिए अपन कहेंगे भाई कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो इन सब में पॉसिबिलिटी है कि अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करें। इनमें अपन सब में पॉसिबिलिटी होगा जिसमें अपन डबल बॉन्ड शो और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर ले। वो जरूरी नहीं कि कार्बन में ही हो। अब अपन एक बार रिंग के लिए भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिंग में क्या होगा देखो, अगर मान ले अपने पास ऐसे साइक्लिक, अब सबसे छोटा रिंग 3 मेंबर्ड ही होगा, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो अपन क्या करेंगे, देखो रिंग में भी यही प्रॉब्लम आएगा। अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है, मैं 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे बना देता हूँ, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे बनने लगा रखा है। अब अपन मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे रिंग है ना, अगर इसमें ये सर्कुलर डिस्क ऐसे लगा रखे हैं अपन ने ऐसे, तो अपन ना इसको रोटेट नहीं कर सकते ऐसे। वो क्यों, क्योंकि पूरा रिंग ही टूट जाएगा ना, वरना ये 2 होल्स हो गए ना, इधर भी एक होल होगा, इधर भी एक होल होगा ऐसे। तो अपन एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते, मतलब मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ के मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता इस वाले को, क्योंकि रोटेट होगा तो दोनों रोटेट होंगे फिर ऐसे, तो फिर ये दोनों भी रोटेट होंगे। मैं इसको पकड़ के यहाँ पर रोटेट नहीं कर सकता। ये एक तरीके से जैसे डबल बॉन्ड होता है वैसा ही है, बस उसमें एक बीच में कार्बन एटम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई फिर इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि अगर अपन चाहें कि भाई ऐसे है, अब इसको पकड़ लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं, तो ये रोटेट नहीं होगा क्योंकि 2 बॉन्ड है ना, रोटेट करूंगा तो टूट जाएगा एक बॉन्ड, तो इधर कहीं ना कहीं से बॉन्ड तो टूटेगा। तो रिंग में भी साइक्लिक रोटेशन अपन कहेंगे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। तो रिंग में वी कैन राइट दैट वो 3 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है, वो 4 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है, वो 5 मेंबर्ड रिंग। बाकी कैसे बताना है वो मैं बताऊंगा आपको, 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अपन को सीजर ट्रांसफर, ये 5 मेंबर्ड रिंग, तो अपन ऐसे बता। अब अपन एग्जांपल पे थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा कि भाई देख, हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मैंने इसलिए कहा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही शो कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे 4 ग्रुप चाहिए एक ही प्लेन में। जो ये दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, या दोनों एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, उससे 2-2 सिग्मा बॉन्ड, इससे भी 2 सिग्मा बॉन्ड और इससे भी 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच होना चाहिए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड अगर अटैच्ड होंगे तो यहाँ एक ही पाई बॉन्ड हो सकता है, जिससे कि अपन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड शो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डबल बॉन्ड ही शो कर सकता है। अब अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे भाई इसमें तो अब एक ही बॉन्ड होगा। अब इसमें कैसे बताऊं मैं, इसमें तो आपने लिखा है कि 4 बॉन्ड, 4 एटम एक ही प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो 4, ये तो प्लेन बोला है आपने, ये तो मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गया, एक ही एक्सिस पे 4 एटम।
यहां प्लेन बनेगा क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड, 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 ये भी चार तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये भी तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो इधर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में इधर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में। अब अपन क्या करेंगे, एक ही एटम पे जो ग्रुप अटैच्ड है ना वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब इंडिविजुअल कार्बन एटम पे जो ग्रुप या एटम अटैच्ड है ना वो अलग अलग होने चाहिए, राइट। एक ही एटम पे, एक ही कार्बन एटम पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो अलग अलग होने चाहिए, और दूसरे कार्बन एटम पे वो कम से कम एक तो सेम होना ही चाहिए, वरना अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सिस ट्रांस बताना है तो इन दोनों कार्बन एटम पे कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, अगर मुझे सिस ट्रांस बताना है। मैं ऐसे भी लिखूंगा तब भी सिस ट्रांस हो गया। यहाँ पर ये दोनों एक ही तरफ हैं इसलिए मैं इसको सिस लिखूंगा। When the same group are present on the adjacent side, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, राइट ना। इसमें अपन को ये एटम, ये एटम, ये कार्बन एटम, all carbon atom are lying in the same plane. These hydrogen atom are at the plane of carbon atom. और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि अब ये sp3 है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए एक ग्रुप है बस। हमें फर्क पड़ता है इन दोनों से, हमें फर्क पड़ता है कि भाई जो इंडिविजुअल कार्बन एटम जो दो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है उस पे अलग अलग ग्रुप और एटम होने चाहिए। और अगर उन दोनों में से कोई भी एक इस तरफ अटैच्ड है तो मैं उसको सिस बोल दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है। और अगर ये ऐसे होगा तो मैं इनको ट्रांस बोल, अगर सेम ग्रुप 180 डिग्री पे है तो मैं इनको ट्रांस बोल दूंगा, और अगर वो एक ही साइड है तो मैं उसको सिस बोल दूंगा। मैं सिस ट्रांस ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई मैं इसको Cl लिख लेता, C डबल बॉन्ड कर लेता, इधर हाइड्रोजन कर लेता, इधर CH3, इधर CH3, तो CH3 के बेसिस पे मैं इसको सिस लिख लेता, और CH3 के बेसिस पे मैं इसका ट्रांस ऐसे बना देता। ये CH3 होता है, ये भी CH3 होता है, इधर Cl होता है, इधर H होता है, तो ये ट्रांस ऑन द बेसिस ऑफ CH3 वो मैं ट्रांस बना देता और ये सिस बना देता। तो कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए दोनों कार्बन एटम पे टू शो द सिस ट्रांस। अब यहाँ पर तो ये दोनों जो इस पे अटैच्ड है वो यहाँ भी है, मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी बता सकता हूँ ट्रांस, मैं CH3 के रिस्पेक्ट में भी बता सकता हूँ, दोनों के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ। अब अगर अपन रिंग की बात करें तो रिंग में मान लेते हैं अपन 3 डिग्री रिंग, 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग जनरली प्लेनर होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके पास जो भी एटम अटैच्ड होंगे ना वो एटम अपन लिखेंगे, इसके पास भाई 2 बॉन्ड बनाए ना आपने, तो कार्बन के अभी 2 बॉन्ड और बचे होंगे, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो अपन बता देंगे भाई अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो अपन कहेंगे ये हो जाएगा सिस। तो इसका ट्रांस कैसे लिखते हैं अपन, अपन कहेंगे ट्रांस आप ऐसे लिखते हैं, इधर H लिख लेते हैं, इधर CH3, इधर CH3 लिख लेते हैं, इधर H लिख लेते हैं, तो मैं इसको ट्रांस, मैं इसमें सिस ट्रांस अपन ऐसे देखो, ये बनाने का तरीका ऐसे था, लेकिन अपन को पता है ऐसे ये स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, यार sp3 ही बड़ा है, ये दोनों कार्बन एटम sp3 है, बट वो अंडरस्टूड है कि आपने ऐसे बनाया तो मैंने सोच लिया। अदरवाइज आई वुड हैव रिटन लाइक दिस, मैं ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अपन कहेंगे अगर ये sp3 है तो मैं मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर CH3, तो मैं कहूंगा भाई अगर मुझे मान लो सिस बताना है या ट्रांस बताना है तो अपन कहेंगे देखो, अब आप यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H लिखोगे, जैसे इसको बनाना है अपन को, तो अपन को सिस बनाना है तो अपन ऐसे बताएंगे दिस विल बी द सिस। अगर वहां CH3 लिखा, क्योंकि इसमें अपन को ये पता चल गया कि दोनों मेरी तरफ है, ये वेज होता है, वो डैश होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। डैश का मतलब है अवे फ्रॉम द व्यूअर और वेज का मतलब है टुवर्ड्स द व्यूअर, वो अपन ने पढ़ा था इन राइट ना। तो ठीक है ना, ये डैश हो गया, ये वेज हो गया, और इसको अपन इसलिए अज्यूम करते हैं कि भाई देखो डैश और वेज से अपन को ये पता चल जाता है कि अगर बोर्ड के प्लेन में रिंग है तो अंदर की तरफ थोड़ा बना देते हैं हाइड्रोजन को और बाहर की तरफ CH3 को, ताकि अपन 3D स्ट्रक्चर बता सकें, है ना। किसी भी को भी 3 डायमेंशनल, अदरवाइज 2 डायमेंशनल पेपर पे अपन को ऐसे बताना पड़ेगा। तो उसमें अपन क्या करेंगे, सिस हो जाएगा। तो अगर ट्रांस बताना है तो अपन कहेंगे ठीक है, देखो भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्रांस। अब ये और ये अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट सेम देन दे आर नॉट। मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ, इधर ऐसे, तो मैं कहूंगा भाई ये ट्रांस। ट्रांस कैसे,
तो CH3 अलग अलग है ना, तो अपन को पता है ना कि यहाँ हाइड्रोजन भी रहा होगा, आप हाइड्रोजन बना लो, तो अंडरस्टूड होता है अपने लिए। तो भाई अगर डैश बना हुआ है तो वेज पे क्या होगा, यहाँ पर अपन को पता है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहां CH2 रहा होगा, तो अपन कहेंगे ये ट्रांस। तो अपन कहेंगे अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो मेरे पास अगर ऐसे लिखना H और Cl है और यहाँ पर H और Br है, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इट विल बी अ ट्रांस, क्योंकि आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इधर भी बनाया, स्ट्रेट लाइन इधर भी बनाया, तो मैं अज्यूम कर लूंगा ये ऊपर है और ये नीचे है, तो फिर मैं इसको ट्रांस। तो रिंग विल आल्सो एक्ट एज अ अनसैचुरेटेड साइट। तो इधर अपन कहेंगे इधर एक कार्बन एटम बीच में आ गया, इधर तो दो कार्बन एटम बीच में आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक कार्बन एटम बीच में आ गया तो अपन को पता है कि ये CH3 ऊपर होगा, ये CH3 नीचे होगा, तो अपन उसके बेसिस पे बता रहे हैं, वेज टेस्ट के बेसिस पे, अपन इसके बेसिस पे थोड़ी बता रहे हैं एक कार्बन बीच में CH2 आ गया या क्या आ गया, अपन ने यहाँ पर भी तो लिखा, यहाँ पर तो दो कार्बन एटम बीच में आ गया, फिर भी अपन ने ट्रांस बताया, कोई प्रॉब्लम। बीच में अगर CH2 आता है, मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि एडजेसेंट एटम पे ही, रिंग में एडजेसेंट एटम पे ही वो ग्रुप्स होने चाहिए, इधर होने चाहिए, क्योंकि इधर तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को दिखना चाहिए कि भाई ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तभी तो आप बता पाओगे एटलीस्ट 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन, जिनके बेसिस पे अपन बताएंगे सिस और ट्रांस। 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन, जिसके बेसिस पे मैं बताऊंगा सिस और ट्रांस, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन। और जरूरी थोड़ी है कि मैं ऐसे लिखूं, मेरी मर्जी, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं इसमें सीजर ट्रांस, इसको क्यों हटाना, मैं ऐसा टॉप बना देता हूँ, ये लो, और इसको क्यों लिखे हैं ऐसे, ऐसे बॉन्ड थोड़ी होते हैं लोग, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। आप कहीं SF6 तो नहीं बना रहे, बिल्कुल मैं SF6 जैसे ही बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर F लिख लेता हूँ, 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 यहाँ Cl लिख लेता हूँ, यहाँ Cl, ये चारों एक ही प्लेन में है, ये चारों एक ही प्लेन में, तो मैं इस प्लेन में बता सकता हूँ कि ये 180 पे प्रेजेंट है ना एक दूसरे से। हमें तो आपने कहा ना 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन, है ना, लेकिन सर ये तो मतलब यहाँ तो डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं, आपने कहा ना एटलीस्ट 4 ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन, या तो मॉलिक्यूल खुद ही प्लेनर हो या 4 ग्रुप सेम प्लेन में हो, वो 4 ग्रुप सेम प्लेन में होंगे तो उसके बेसिस पे आप सीजर ट्रांस बता देना, यहाँ Cl और Cl 180 पे, दे आर द अपोजिट साइड, तो बता देना ट्रांस, F और F 180 पे, दे आर ट्रांस। जब वो अपोजिट होते हैं तो फिर बॉन्डिंग के तरीके से ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन इट इज 180 ना, अगर 180 पे होता है तो फिर कहते हैं वो ट्रांस। तो हमें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ये चेक करना होगा कि अच्छा इस पॉइंट में जो आपने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें आपने मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, सिर्फ ये नहीं बताया कि डबल बॉन्ड रहे, आपने ये कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मैं 4 ग्रुप लिखूंगा दे आर इन द सेम प्लेन, और अगर मैं वो 180 पे या 90 पे हो सकते हैं तब भी मैं बता सकता हूँ ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड, ये इसका अपन ट्रांस लिखेंगे, अगर मुझे इसका सिर्फ लिखना है तो मैं ऐसे बता दूंगा, ये इसका सिर्फ, मैं Cl लिख लेता हूँ, मैं Cl लिख लेता हूँ, F लिख लेता हूँ और F, तो 4 ग्रुप थे सेम प्लेन में थे और नाउ दे आर ऑन द सेम साइड, दे आर नॉट एट 180, तो मैं उसको सिर्फ बोल, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड पूछा है अपन से कि सर इसमें बताओ कहाँ है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड, मैं कहूंगा यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन ऐसे नहीं कर सकते कि इस Cl को घुमाते रहते हैं, बाकी सब स्टेबल रहेंगे, पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 है, इसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड की भी जरूरत नहीं, तब भी मैं बता सकता हूँ, मैं तो इन चारों के बेसिस पे बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे जरूरत है, इसलिए तो मैंने ऑर्गेनिक में बताया आपको कि डबल बॉन्ड होना चाहिए या साइक्लिक रिंग होना चाहिए, मैं तो कहीं भी बता सकता हूँ, आपने कहा ना 4 ग्रुप सेम प्लेन में होना चाहिए, तो फिर वैसे ही बता, तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही स्टिक रहते हैं और अपन बता देते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी आप बोल सकते हो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 ऐसे, तो अपन कहेंगे भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है Cl Br और इधर सपोज I और इधर मैं लिख लेता हूँ
सपोज करते हैं Br, तो अपन कहेंगे ठीक है Br के बेसिस पे ये ट्रांस एंड दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन, तो ये ट्रांस होगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो इधर अपन सिस्ट्रांस बता सकते हैं भाई, कैसे अपन को सिस्ट्रांस बताना है, दैट इज द मेथड जिससे कि अपन सिस्ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जैसे ये सिस्ट्रांस आइसोमरिज्म है, सिस्ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए कंपल्सरी होगा कि दो कार्बन एटम जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट को होल्ड करते हैं, जैसे यहां पर ये हो गए और यहां पर यह हो गया, दो कार्बन एटम जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट को होल्ड करते हैं, उन पे कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, देन ओनली आई कैन से सिस्ट्रांस आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अपन कहेंगे फॉर सिस्ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फॉर सिस्ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, isomerism, at least one isomerism, the atom holding the restrict rotation site, the atom holding the restrict rotation site, rotation site must have at least one group से, तब ये बना समझ बता, नहीं तो नहीं बता पाएगा, ये होना चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आप मुझे बता देना। तो उससे पहले मैं एक और पॉइंट लिखूंगा और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और मेरा सेकंड पॉइंट होगा नोट में, एक तो अपन ने ये नोट में लिख लिया कि भाई अपन को क्या पता होना चाहिए, दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा नोट के लिए, दैट इज मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, शो ज्योमेट्रिकल। तो ये तो और भी अच्छी बात है, अगर आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं तो अपन लिख देंगे। हाँ, दीज कंडीशंस आर, कंडीशन तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए होगा, बट अपन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कंडीशन तो सभी के लिए होगा, बट अपन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपाउंड्स, कुछ भी बढ़वा, ठीक है। सो विल राइट दैट कि भाई अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे बताना है, तो अपन बता सकते हैं व्हिच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट अगर अपने पास ट्रिपल बॉन्ड की है तो शो नहीं कर सकता, वो तो आप पहले ही बता, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड है मेरे पास और अगर एक ही कार्बन एटम के पास मेरे पास सेम ग्रुप आ गए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। कि मैं क्या बताऊं, हाइड्रोजन के साथ CH3 या हाइड्रोजन के साथ Cl, मतलब क्या लिखूं, पॉसिबल ही नहीं। अपन ने लिखा था कि जो एक ही जो कार्बन एटम होल्ड करते हैं ना, या एटम होल्डिंग द restricted rotation site must have different group attached on it, वो तो प्राइमरी कंडीशन। तो इसमें तो अपन बता ही नहीं पाएंगे ना, जैसे अपन मान लो इधर H लिख रहे हैं तो अपन कहेंगे बताओ सिस बताऊं या ट्रांस बताऊं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अपन कहेंगे अच्छा Cl है, अच्छा Cl के रिस्पेक्ट में सिस बताऊं हाइड्रोजन को या ट्रांस बताऊं हाइड्रोजन, तो अपन कहेंगे तो पॉसिबल नहीं। मतलब जो एटम रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट को होल्ड करता है, अगर उसके पास कोई भी सेम ग्रुप अटैच्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। थर्ड पॉइंट, अगर मेरे पास साइक्लिक रिंग अटैच, साइक्लिक रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड अगर है, साइक्लिक रिंग करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइक्लिक रिंग इटसेल्फ इज अ, अब Cl एटम को बोल सकते हैं, किस Cl एटम को बोल सकते हैं, क्या बोलूं इसको, Cl एटम को, Cl एटम को क्या बोलता हूं भाई, सेम एटम पे, मतलब Cl और H को बोल सकते हैं, सेम एटम पे देख सकते हैं, कैसे Cl, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ Cl और ये Cl और H, इसको क्या बोलूं, सिस बोलूं या ट्रांस बोलूं, मतलब एक ही तरफ सिस बोलूं तो दूसरी तरफ, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ट्रांस बोलूं
एक ही मॉलिक्यूल को सिस बोलूं, मतलब इसको मैं Cl और H से ऐसे बोल दूं सिस, तो बताओ इसका ट्रांस कैसे बनाओ? कैसे बताओगे इसमें? ऐसे लिख के कि भाई ये C डबल बॉन्ड H है और ऐसे ऐसे बता दूं मैं कि ये दोनों इधर है, यहाँ Cl और H है, तो बाकी जगह कहाँ? अब क्या यहाँ भी तो Cl और H है, बोलो भाई यहाँ भी तो Cl और H था, तो इसको ट्रांस क्यों नहीं बोला? इसको सिस बाद में बोल देते, तो इसको अपन ट्रांस बोल देते हैं, इसको सिस बोल देते हैं इसके साथ। H और H को ट्रांस बोल सकते हैं? कहाँ ट्रांस बोल सकते हैं H और H को? भाई इस पे और इस पे होना चाहिए ट्रांस बोलने के लिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए इधर और इधर है तो ट्रांस बोलती है, इस पे और इस पे होना चाहिए ग्रुप है, वो हाइड्रोजन जो है वो एक इस पे होना चाहिए तब बोल पाते हैं। अपनी तरफ से थोड़ी लगा सकते हैं अपन इधर, राइट ना? तो वो गलत हो जाता, तो नहीं कर सकते, तो उसको सिस ट्रांस काउंट नहीं कर सकते। तो अब दूसरा, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि देख भाई इधर H और इधर भी H, तो ये सिस है, अपन कहेंगे ट्रांस बना के दिखाऊं, इसका ट्रांस नहीं बनेगा, इसका ट्रांस नहीं बनेगा वरना रिंग टूट जाएगी। अगर मैं ट्रांस बनाने की कोशिश करूंगा ना तो ऐसे बनाना पड़ेगा, देखो 6 कार्बन एटम होंगे इसमें, ये रिंग टूट जाएगी, ये इतना बड़ा कार्बन बॉन्ड नहीं है ना? अगर इसमें थोड़े और एटम होते तो हो जाता, तो ऐसे नहीं बना सकते अपन, इसको ट्रांस नहीं बना पाएंगे, ये अनस्टेबल है, सो ब्रेक हो जाएगा। ये तो सिस बोल, अब जिसका ट्रांस नहीं बना सकते उसका सिस भी नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं करना, नहीं एक का सिस बोल देते हैं, ट्रांस नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब है अगर उसका सिस है तो उसका ट्रांस नहीं बना, राइट? तो अपन कहेंगे इसका तो नहीं बनेगा। तो अगर कोई भी साइक्लिक रिंग है ना, तो साइक्लिक रिंग के डबल बॉन्ड, जो साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी शो कर सकता है जब ये रिंग थोड़ा और बड़ा होता। तो अपन कहेंगे अगर रिंग का साइज 8 मेंबर्ड या उससे ज्यादा है तो ही वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाएगा। सो अपन कहेंगे कि भाई अगर फॉर साइक्लिक रिंग्स, so the double bond inside the cyclic ring, bond inside the cyclic ring, the cyclic ring can only show geometrical isomerism when it is 8 membered, when it is at least 8 membered, 8 membered। अगर 8 मेंबर्ड रिंग होगा तो हो जाएगा, तो 8 मेंबर्ड रिंग में ऐसा क्या हो जाएगा भाई, तो अपन कहेंगे 8 मेंबर्ड रिंग में ना वो रिंग साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, तो उसमें अपन सीजर ट्रांस बता सकते हैं। जैसे 8 मेंबर्ड होगा, एग्जांपल ले लेते हैं अपन 8 मेंबर्ड में, तो 8 मेंबर्ड विल बी लाइक दिस, अगर ऐसे है तो ये सेस हो जाएगा, और ट्रांस अपन इसको ऐसे बना देंगे, इसमें काफी बड़ा हो जाएगा, आराम से बन रहा ना। एट मेंबर्ड, अब काफी बड़ा रिंग साइज हो जाएगा, तो अपन कहेंगे एक्सपेरिमेंटली वी कैन से दैट कि एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट इट इज अ ट्रांस, 8 मेंबर्ड रिंग में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अपन को याद ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल ये याद ही रखना पड़ेगा कि अगर साइक्लिक रिंग है तो डबल बॉन्ड के अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता अनलेस द रिंग साइज इज 8 मेंबर्ड। So we have to write like this, which of the following will show, can show cis trans isomers?
तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कौन शो कर सकता है? तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कुछ कंपाउंड लिख देते हैं अपन और उसमें आप मुझे बता देना कौन। Which of the following can show the cis trans isomerism? शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं है, और डबल बॉन्ड जो साइड प्ले करेंगे आउट ऑफ प्लेन जा ही नहीं सकते बिकॉज दे आर फिक्स्ड। तो फर्स्ट वाला तो गया, इट कैन नॉट शो। सेकंड वाले में अगेन द सेम रीजन, द रीजन इज दिस कि भाई इसमें ये वाला डबल बॉन्ड है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, रिंग को उधर ले नहीं जा सकता, CH3 को वेज डेस पे ले नहीं जा सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फिल्ड है। तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। इधर ना जैसे हाइड्रोजन की जगह आप CH3 भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो ऐसा तो बना ही नहीं सकते। थर्ड विल शो
बिकॉज थर्ड हम इस रिंग की वजह से, इसकी वजह से थोड़ी बोल रहे हैं हम, तो इसकी वजह से बोल रहे हैं। मतलब ऐसे तो करें ना, ऐसे अगर होगा थर्ड में ये तो नहीं शो करेगा, लेकिन अगर अपने पास ऐसे, मैं इस रिंग की ये वाले डबल बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो CH3 इज देयर ना, ये सिस हो जाएगा इस वाले रिस्ट्रिक्ट रोटेशन की साइड बात। थर्ड विल शो, फोर्थ वाला इट कैन नॉट शो, क्योंकि अगेन द सेम थिंग भाई, इधर तो वेजनेस पॉसिबल है लेकिन इधर वेजनेस पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये तो फिक्स है ना, स्पीड हाइब्रिडाइज्ड है, इस CH3 को मैं वेजनेस में नहीं लेके जा सकता, सिस और ट्रांस नॉट पॉसिबल। फिफ्थ वाले में तो एवरीबॉडी नोज दैट इट विल शो दैट, फिफ्थ वाला तो शो करेगा। सिक्स्थ वाले में विल से दैट इट विल शो, क्योंकि सिक्स्थ वाले में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वहां पर हाइड्रोजन गायब है, इसका मतलब है अगर मैं CH3 को हाइड्रोजन के बेसिस पे सिस ट्रांस बोल सकता हूँ ना, इधर Br लिख लेता हूँ, इधर मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अभी ये सिस है, मैं हाइड्रोजन को उधर लिखूंगा, Br को इधर लिखूंगा तो ट्रांस हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। सो सिक्स्थ विल शो, सेवेंथ विल शो, यस सेवेंथ में इसलिए शो करेगा बिकॉज मैं Cl को ऐसे लिख लेता हूँ और इस ग्रुप को भी ऐसे लिख लेता हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आई कैन से दैट ना, अभी इधर हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे मैं सिस लिखता हूँ इसको, और जब हाइड्रोजन और Cl को इधर उधर लिख देते हैं या इन दोनों को इधर उधर लिख देते हैं तो विल गेट द ट्रांस। तो यहाँ पर जो ये कार्बन थे इनके पास हाइड्रोजन था जिसके बेसिस पे मैं सिस ट्रांस बता सकता हूँ, बिकॉज दोस बोथ आर sp3। Eighth वाला will also show the same reason for eighth one, that is I can write like this, eighth वाला भी शो करेगा for the same reason, ninth वाला भी शो करेगा for the same reason, there is hydrogen atom in this, on the basis of these hydrogen atom ये डबल बॉन्ड है, that is a restricted rotation site, दो हाइड्रोजन है, एक Cl इधर है, एक Cl और हाइड्रोजन इस पे अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन और PH इस पे अटैच्ड है। Tenth वाला it will show on the basis of this hydrogen atoms, so on the basis of these hydrogen atom tenth वाला भी show, so we got that cis trans isomerism कौन शो करेगा, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया on the basis of hydrogen atom इधर सिस हो जाएगा हाइड्रोजन की वजह से, तो ट्रांस भी बना सकते हैं। इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर तो है हाइड्रोजन, उधर हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट कैनॉट शो। नाइन्थ वाले में इट इज लाइक दिस ना, नाइन्थ वाला इट इज लाइक दिस, कार्बन कार्बन होल्डिंग दिस ना, एक Cl है, एक H है, एक H है और एक PH है, तो दिस इज सिस, हाउ वी कैन राइट द ट्रांस, नाइन्थ वाला इट कैन हैव सिस ट्रांस, ठीक है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गेट करेक्ट, मतलब शायद ही किसी का एक आधी गलत आया अगर किसी का आया तो, बट most of you got almost correct answers. So this is about the cis-trans geometrical isomerism. Now we'll discuss the EZ geometrical isomerism. So this is about the cis-trans मतलब, and the condition what I have written in the point 2 ना, इसमें मैंने आपसे कहा था कौन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, मैंने ये नहीं लिखा था कि cis-trans शो नहीं कर सकता, ज्योमेट्रिकल मींस कोई भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगा। अब अपन EZ की बात करते हैं पहले। सिक्स वाले में तो अपन को पता है ना, इसके मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन होगा तो बताएंगे ना हाइड्रोजन की बेसिस पे, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, ये सिस सिक्स वाला, ये देखा ना सिक्स वाला, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस, हाइड्रोजन एक मेरी तरफ है, इधर हाइड्रोजन मुझसे दूर है, डैश मतलब हाइड्रोजन दूर है। नाउ वी कैन राइट EZ सिस्टम, EZ सिस्टम में तब यूज करूंगा, राइट, EZ सिस्टम में तब यूज करूंगा, so when all four groups
attached to the carbon holding restricted rotation. Holding restricted rotation are different. जब वो डिफरेंट होते हैं तो अपन को ई सेट की जरूरत है। ई मतलब होता है, जेड मतलब होता है, ई मतलब होता है दैट इज एंटीजन। एंटीजन मतलब होता है दैट इज अ ग्रीक वर्ड, अपोजिट साइड। And in Greek, Z means Zesuman, and that means same side. अब जो ये अपोजिट और सेम साइड है ना, इनका मीनिंग बिल्कुल वही है, अपोजिट साइड। लेकिन मैं इसको इजेड नहीं बोल सकता, मुझे इसको सिस ट्रांस बताना पड़ेगा। मतलब मुझे सिस ट्रांस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इजेड से। इजेड में तभी बोलूंगा जब वो सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। इजेड बिल्कुल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, so called absolute configuration. Absolute configuration. So called as absolute configuration. अभी what we can do, we can say like this. अपन एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। अपन को पता है अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो आपको ये तो बताना ही होगा, either by the ring or by that. अच्छा, मैंने बाकी कार्बन कार्बन बहुत सारे एग्जांपल लिए, अपन ने नाइट्रोजन कार्बन ऐसे एग्जांपल नहीं लिए। अगर अपन ऐसे लिखेंगे ना तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सिस राइट। अपन हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। ट्रांस मतलब पीएच को इधर लिखते हो, लोन पेयर को उधर, तो ट्रांस हो जाता है। मतलब दूसरे एटम अपन ने तो एग्जांपल नहीं लिया, अपन ने सारे एग्जांपल तो कार्बन से किए, बट वी कैन राइट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड में बताया था कि डबल बॉन्ड होगा। हाउ डू वी नो दैट लोन पेयर लाई इन द सेम प्लेन? हमसे तो पूछेंगे। डायज़ोमीथेन, सोर्स ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और नॉट, तो अपन कहेंगे ठीक है, डायज़ो तो ये कंपाउंड होता है, मीथेन लिख लेते। इस पे भी एक लोन पेयर है, इस पे भी एक लोन पेयर है, तो अपन से ये पूछेंगे बताओ ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो अपन कहेंगे डायज़ो मतलब नाइट्रोजन एटम डबल, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। कैसे पता करेगा ना, मैं बनाऊंगा ना लोन पेयर किस तरफ होना चाहिए, ऐसे लिखूंगा तो सिस बता दूंगा, और ऐसे लिखूंगा तो ट्रांस बता दूंगा। तो हम लिखेंगे ना ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, लोन पेयर सेम साइड पे भी हो सकता है, लोन पेयर अपोजिट साइड पे, जिस तरफ होगा उसके बेसिस पे बताएंगे। सिस ट्रांस। तो कभी कभी अपन को आयोपेक नेम भी दे देते हैं, पता व्हिच कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर लिख के देखना होता है। अच्छा, वापस आते हैं प्रेजेंट। सेम साइड मतलब सिस जैसे कुछ बोल रहे हो आप, और अपोजिट साइड मतलब ट्रांस जैसे कुछ बोल रहे हो, मतलब z मतलब सिस और e मतलब ट्रांस। नहीं नहीं, z मतलब z थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ वो सिस जैसे अज्यूम कर सकता हूं, एक ही तरफ है तो z और अपोजिट साइड है तो e। चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए,
तो अपन कहेंगे ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं, लो भाई ऐसे लिखते हैं। इसमें तो सिस ट्रांस नहीं बता सकता, क्योंकि आपने कहा था सिस ट्रांस के लिए दोनों कार्बन पे कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस बता पाऊंगा। इसमें तो सेम नहीं है, तो सिस ट्रांस नहीं बताऊंगा। तो फिर इजेड बताऊंगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड तो है, 4 ग्रुप सेम प्लेन में भी है, तो इजेड डिसाइड कैसे करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मैं इसको 1 लिखूंगा, इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसको 2 लिखूंगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको 1 लिखूंगा, इसका कम है तो 2 लिखूंगा। हमको नंबरिंग करना होता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो ठीक है, उसको वर्ड में लिख लेंगे अपन कि एटॉमिक नंबर एक ही कार्बन जिस पर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट है, जो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट से अटैच्ड है, उसमें जो इधर एटम अटैच्ड हैं, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें अपन उसको 1 लिखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको 2 लिखेंगे। उस कार्बन से जो एटम अटैच्ड है उन पर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 लिखेंगे, और जिस पर एटॉमिक नंबर कम है उसको 2 लिखेंगे। अगर आइसोटोप है तो फिर अपन मास की बात कर लेंगे, आइसोटोप जो हैवियर आइसोटोप है उसको 1 लिख लेंगे, अगर आइसोटोप हुआ तो, वरना आइसोटोप नहीं यूज किया तो अपन एटॉमिक नंबर की बात। ठीक है, तो इस पे मैंने 1 और 2 लिखा, इस पे मैंने 1 और 2 लिखा, अब क्या? तो कहेंगे 1 ऑन द अपोजिट साइड ई सिस्टम। अगर 1 अपोजिट साइड पे आया तो ई सिस्टम है। अच्छा, तो ये भी जो मेट्रिकलाइज होगा, हाँ इट इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, अपन इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये ई सिस्टम। तो अगर मैं ऐसे लिखता तो कोई बात नहीं, मैं इसको 1 लिखता, इसको 2 लिखता, इसको 1 लिखता, इसको 2 लिखता, ये इसका जेड सिस्टम। बड़ा इजी है फिर तो। एक रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड से डबल बॉन्ड से बन सकती है, ट्रिपल बॉन्ड से तो बन नहीं सकती, इसलिए मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला तो नहीं लिखूंगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, नंबरिंग की बात करते हैं। ऑन 1 कार्बन एटम होल्डिंग restricted rotation site, या तो डबल बॉन्ड है, restricted rotation site, the numbering is carried out in decreasing order of their atomic number, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इसका नंबर 1 था, इसका 2 था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है। तो ऑन 1 कार्बन एटम व्हिच इज होल्डिंग अ restrict rotation site, the numbering is carried in decreasing order of their atomic number. तो atomic number of Cl is greater than atomic number of F. तो इधर atomic number of Cl is greater than F, उधर atomic number of I is greater than atomic number of Br. तो मैंने नंबर लिखा इंडिविजुअल कार्बन एटम पे जो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट को होल्ड करते हैं, उधर जो ग्रुप अटैच है ना, उन ग्रुप पे, मतलब जैसे एक ही तरफ इन दोनों पे लिखना है 1 2, और इन दोनों पे लिखना है 1 2, अलग अलग लिखना है, एक बार राइट हैंड साइड में, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में। So numbering is carried out in decreasing order of their atomic number, of the atomic number of their atomic number। हाँ ठीक है, एटॉमिक नंबर अपन ऐसे,
ये अपने पास नंबरिंग के लिए numbering is according to एक्चुअली CIP रूल्स बोलते हैं अपन उसको। अब उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन CIP रूल्स बोल देते हैं। CIP रूल्स का मतलब हो गया वो साइंटिस्ट के नाम है ये सब जिन्होंने ये नंबरिंग करने के लिए अपन से कहा था। केहन, इनगोल्ड, प्रिलॉग, ये रूल्स। तो ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने अपन से कहा था कि भाई इस टाइप से आप नंबरिंग करना। सो नंबरिंग इज अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। CIP रूल्स क्या होता है? दैट इज सो according to the CIP rules, the decreasing order of atomic number, इधर तो साफ साफ दिख रहा है भाई Cl है, F है, तो मैंने बता दिया। वो CIP rules का लिख लेंगे भी, और एग्जांपल होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अब किसी को डाउट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो फिर मैं आगे एग्जांपल की बात करूँ। मैंने तो क्लियरली लिख दिया किस तरफ क्या करना है आपको। अब अपन से अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता था कि मतलब डू वी नीड इजेड सिस्टम, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। मैं एक बात बताऊं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का क्या यूज है हमारे लिए? कोई यूज? तो फिर ठीक है ना। सो अपने लिए तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का भी यूज नहीं था, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं ना। सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है ना। तो चलो, है ना। यूज तो बहुत सारा है, बताऊंगा मैं थोड़ा सा ऑप्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। तो सिलेक्शन भी चाहिए, यूज भी अपना बहुत सारा है, क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ CIP कहन है, CAHN, है ना, कहन और इनगोल्ड और प्रिलॉग। एक्चुअली जैसे ना अभी अपन ने एक लिखा था, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो ले लेता हूँ। मेरे पास एक कंपाउंड है ऐसे प्लेटिनम, आयुपेक नेम लिखना अपने लिए काफी। ये ना ऐसे एग्जिस्ट करता है, NH3 है, NH3, Cl है और Cl। जैसे ये चारों एक ही प्लेन में लाई करते हैं और दिस इज स्क्वायर प्लेन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये रूल्स जो अपन पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं कि मतलब ऑर्गेनिक के लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए भी है। स्क्वायर प्लेनर मतलब इसमें चारों 90 डिग्री बॉन्डिंग है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है। जब सेम ग्रुप 180 डिग्री पे होता है तो अपन उसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर, और जब सेम ग्रुप 90 पे होता है तो अपन उसे कहते हैं सिस आइसोमर। ये 180 पे था इसलिए फिर इसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। बाकी दोनों Cl भी लिखेंगे, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप अपन उसको तो अपन लिख भी सकते हैं डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2, इसे लिख भी सकते हैं। ये सिस है क्योंकि 90 डिग्री था इसलिए अपन इसको सिस बोलते हैं। सेम ग्रुप ऑन 90 डिग्री और सेम ग्रुप ऑन 180 अपन उसे ट्रांस बोलते हैं। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सिस प्लेटिन बोलते हैं। ठीक है। ये सिस प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है, वो नहीं है, दैट इज यूजलेस। अब
एलोपैथिक में प्रॉब्लम बस यही है कि उसको खाने का फायदा तो ज्यादा होता है, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो हम इन दोनों को सेपरेट नहीं करते हैं, वैसे ही दे देते हैं। अगर सेपरेट करोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो एंटी कैंसर ड्रग ऑब्वियसली बात है, मतलब हमको ट्रांस तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो सिस्प्लैटिन, मतलब मुझे सेपरेट करने के बाद ही पता चला ना कि सिस में प्रॉपर्टीज है एंटी कैंसर ड्रग की, ट्रांस में नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे पॉलीमर्स का स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। घर में अपन रोप यूज करते हैं ना, उस रोप में, कार के टायर में, जितना भी अपन रबर यूज करेंगे उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इंपॉर्टेंट होता है, और उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहता है। ट्रांस क्यों ऐड किया? ट्रांस ऐड नहीं किया, अब तो इसके दो आइसोमर एग्जिस्ट करते होंगे ना भाई, मॉलिक्यूल लिखोगे तो दो आइसोमर होते हैं, तो मुझे सिस और ट्रांस को सेपरेट करना होता है। फिर सिस को अपन सिर्फ एंटी कैंसर ड्रग जैसे यूज करते हैं, एग्जिस्ट तो दोनों करेंगे सिस और ट्रांस, हमने ऐड नहीं किया, तो नेचर में एग्जिस्ट करेगा सिस और ट्रांस। जब बनाओगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। ट्रांस ज्यादा बनेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हमें उसको सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने ऐड नहीं किया ट्रांस। हमें सेपरेट करना मुश्किल होगा हमारे लिए, तो हम ऐड क्यों करेंगे? तो मतलब केमिस्ट्री का ऑब्वियस ही बात है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का तो। और मैं तो बस इसलिए कि अपना पेपर अपन को देना है, हिस्ट्री थोड़ी चाहिए अपन को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या कर सकते हैं अपन, वो तो नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा वो फटाफट बताओ आप, है ना, सिलेबस के हिसाब से। अच्छा ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि ठीक है अपन दूसरा चेक करते हैं अपन को क्या करना है। मैं एक एग्जांपल ये हो गया अपने पास, दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 लेते हैं। मैंने थोड़ा सा बस ये बताया कि भाई अपन ऐसे नहीं पढ़ रहे सब, इनका कहीं ना कहीं रोल होता है। तो ऑब्वियसली बात है डेली लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंस होता है। अपने पास सपोज ऐसे एक कंपाउंड गिवन है, मैंने इसको ऐसे लिखा, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा CH2CH3, ये OH, और यहाँ पर मैंने लिखा सपोज करते हैं COH, और यहाँ पर मैंने लिखा सपोज NH2। अब अपन को इसमें डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, बट नॉट सिस ट्रांस, इट इज ईजर। अब CIP रूल्स के हिसाब से अपन इसमें नंबरिंग करेंगे। CIP रूल मैंने क्यों लिखा? बिकॉज CIP रूल कहता है कि आप इस एटम से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है उनके बेसिस पे उनको देखो पहले। अगर वो डिफरेंट है तो आपको बाकी पार्ट, आपको ग्रुप नहीं देखना है कि इस ग्रुप का एटॉमिक मास कितना है या एटॉमिक नंबर कितना है, आपको एटम चेक करना है। इससे वेरी फर्स्ट एटम कार्बन है, इससे वेरी फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, ये 1 है ये 2, मतलब मुझे एटम्स चेक करने हैं। तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, तो मुझे ऑक्सीजन को 1 लिखना, दैट इज CIP रूल्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है बस वही चेक करना है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, ये बताओ अब इसमें क्या करूं, इसमें क्या करोगे? तो मैं कहूंगा इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो नेक्स्ट एटम चेक करूंगा, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। अगर फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड नंबर से चेक करूंगा, सेकंड एटम से चेक करूंगा। अगर फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम से चेक करो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे फिर तो बड़ा इजी हो गया मेरे लिए, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन है पहला एटम और इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को 1 लिखूंगा और कार्बन को 2 लिखूंगा। CIP रूल्स में होता है, we'll say that check the very first atom attached to carbon holding restricted tissue site. Very first atom attached to
carbon holding restricted site, rotation site. If it is different, तो अपन numbering assign कर देंगे. So what if two different atom attached to very first atom, two different atoms. हाँ तो है, तो इधर हाइड्रोजन था, इधर कार्बन था, ठीक है ना. तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पर restrict rotation site है. So very first atom, if it is same, then check next atom. Check next atom. तो अपन ऐसे करें. चलो देखते हैं कैसे. यहां मैं EZ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ई सिस्टम है, वो वन अपोजिट आया ना, तो ई सिस्टम. अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. इसमें ये तो मैंने बता दिया, यहाँ कुछ और लगा लेते हैं. मान लो मेरे पास ऐसे की, इधर भी कार्बन, इधर मैंने CH3 लिखा, इधर भी मैंने CH3 लिखा, इधर मैंने H लिखा, इधर मैंने H लिखा, इधर मैंने OH लिखा, इधर मैंने F लिखा. F का एटॉमिक नंबर ज्यादा. अब मैं क्या करूंगा ना, अब पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं कि पहले क्या करेंगे. मैं कहूंगा सर मैं ना, नहीं अभी ऐसे ही लिखना है. अपन को पता है कि फ्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा है OH से. जब इधर कार्बन चेक करेंगे ना, तो पहले आप कार्बन को चेक करो, इसमें भी कार्बन. अब अपन क्या करेंगे, मान लो पहले अपन ने कार्बन को चेक किया, कार्बन तो दोनों में एक जैसा है. अब ये बताओ कि ये जो तीन बचे हुए हैं, इनमें से किसको पहले चेक करूं, कार्बन को, ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को. तो कहूंगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है. अच्छा, तो इसका मतलब है इसमें मुझे पहले ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा, इन दोनों से पहले. हाँ बिल्कुल. और इसमें फ्लोरीन को. मुझे डिफरेंस मिल गया, हो गया, साइन कर दो, ये वन है, तो भाई जेड सिस्टम, ये लो. अच्छा ठीक है, दूसरा कोई बताओ मुझे, मतलब और एग्जांपल दो आप मुझे. इसमें अभी एग्जांपल और चाहिए. चलो ठीक है, एग्जांपल अपन और लेंगे. अच्छा सर ऐसे बताओ, मेरे पास गिवन है CH, इधर F गिवन है, और इधर मैंने CH2Br गिवन है, और यहां पर मैं लिखूंगा CH2, सपोज करते हैं. इधर मेरे पास Cl गिवन है, और इधर CH2F गिवन है. अब बताओ. तो अपन कहेंगे देखो, वेरी फर्स्ट कार्बन एटम, वेरी फर्स्ट कार्बन एटम दोनों में सेम है. अब क्या कंपेयर करूं, उधर वाला कार्बन और Br, या मतलब नहीं, Br और कार्बन नहीं, Br तक तो पहुंचा ही नहीं आप. इससे पहले उस एटम को चेक करो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है. इधर F है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है. Br की तो बात ही नहीं हो रही. तो फिर खत्म हो गई बात. यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है. इधर कार्बन के बाद फ्लोरीन चेक करोगे, इधर कार्बन के बाद क्लोरीन चेक करोगे, आगे जा ही नहीं पाया, इसलिए ये इधर अपने पास ये 1 हो गया और ये 2 हो गया. लो Br तक पहुंचता, मतलब यहां भी अगर मान लो फ्लोरीन होता, तो अपन Br, मतलब अगर मेरे पास ऐसे होता, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे फ्लोरीन लिखा, इधर CH2Br लिखा, और इधर आप फ्लोरीन लिखते हैं, और इधर CH2Cl लिखते हैं, तो मैं कहता भाई अब ये 1 है और ये 2, ऐसे कर लेते. तो मेरे ख्याल से काफी कुछ अपन को समझ में आ गया कि भाई कैसे अपन को असाइन करना है नंबर. अब ठीक है, मतलब आपको ये बताया आपने कि इस कार्बन से जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच्ड है, पहले उसको चेक करो, अगर वो सेम है तो नेक्स्ट चेक करो, अगर वो सेम है तो उसके बाद वाले को चेक करो. जैसे यहाँ पर फ्लोरीन था, अपन ने फ्लोरीन इधर भी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर भी है, कार्बन, कार्बन इधर भी था. लेकिन अब जब इस कार्बन में सेम मिला, इस कार्बन में सब कुछ सेम है, तो हमने नेक्स्ट कार्बन में चेक किया, इधर Br है, इधर Cl है. आगे चल. अब ये एग्जाम्पल 2 था, ये एग्जाम्पल 3 था. देखना भाई है, ये अपने पास ये क्या आ गया, अपने पास ई सिस्टम. और अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो मेरे पास ऐसा क्या,
ठीक है, एक तरफ तो अपन बड़ा इजी लेते हैं, ये 1 है ये 2 है, अपन को पता है, इधर ऑक्सीजन था इधर कार्बन है ना, इधर मेरे पास ऐसे केवल है और इधर मेरे पास ऐसे। अब तो इससे भी डबल बॉन्ड अटैच है। अगर किसी ग्रुप में डबल बॉन्ड अटैच है ना तो अपन को उसको एक्सपेंशन करना, द ग्रुप विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर एक्सपैंडेड अकॉर्डिंग टू CAP रूल्स। तो अपन कहेंगे भैया ये बता दो क्या रूल है, तो उसके हिसाब से कर देते हैं। तो अब इसका एक्सपेंशन देखो, तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे केवल है, ऐसे लिख लो, एक ही बात है वो लिखा हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन ना करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ना वो कर देते हैं, ये कार्बन 12 है ये कार्बन 14, तो अपन क्या करेंगे, ये बॉन्ड जो होते हैं ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इनको ऐसे ओपन करना होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का इस कार्बन, इधर कार्बन 12 है उधर कार्बन 14, तो इनको एक बार ऐसे ओपन करना होता है और एक बार इसको ऐसे ओपन करना होता है डबल बॉन्ड को। तो चलो अच्छा ऐसे ओपन करते हैं, आपने कहा ना एक बार ऐसे ओपन करना होता है, चल कर देते हैं, ये लो कर दिया। इसका एक्सपेंशन लिखा हूँ, कार्बन 12 है कार्बन 14 है, लो एक्सपेंशन कर, इधर ऐसे ना ऐसे किया तो एक कार्बन 14 इधर, ये कार्बन 12 और ये कार्बन 14, एक बार ऐसे करो, तो ये कार्बन 14 है, इससे कार्बन 12 इधर अटैच करो, तो एक बार कार्बन 12 भी इधर अटैच करो, तो 4 कार्बन है। अच्छा इसका मतलब है जितने बॉन्ड हैं उतने कार्बन बताऊंगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इधर दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि मैं एक बार इसको ऐसे ओपन करूंगा और एक बार मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, तो जब ऐसे ओपन करूंगा तो कार्बन 12 से 2 कार्बन 14 अटैच होंगे, और जब ऐसे अटैच करूंगा तो इस कार्बन 14 से 2 कार्बन 12 अटैच होंगे, तो किया ना, इसमें कार्बन 12 से 2 कार्बन 14 है, और जब इधर किया तो एक कार्बन 12 इधर है एक कार्बन 12 ऊपर है, तो इस टाइप से ओपन कर, ठीक है। कुछ और बताओ एक्सपांशन, चलो ऐसे करते हैं, थोड़ा अलग ले लिया तो अपन थोड़ा और इजीली देख पाएंगे इसका एक्सपेंशन। अच्छा अब इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, मतलब इस कार्बन से अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अपन को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड सारे ओपन होते हैं, ब्लू वाला सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बार इधर नाइट्रोजन एक बार नीचे नाइट्रोजन ऐसे होगा, मतलब एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर, 3 नाइट्रोजन होंगे, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें 3 नाइट्रोजन हो गए, अब आप वापस ऐसे ब्लू, ये तो इधर ऐसे था, तो आप क्या करोगे ऐसे, इसको एक बार ऐसे भी ओपन करो, मतलब नाइट्रोजन से ऐसे 3 कार्बन भी अटैच होंगे, मतलब आपको पाई बॉन्ड दोनों तरफ ओपन करने हैं, इधर भी ओपन करने हैं और इधर भी ओपन करना है, तो ठीक है फिर ये ले भाई ये नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पाई बॉन्ड का इधर एक नाइट्रोजन इधर, और नाइट्रोजन से ओपन करूंगा, इधर ओपन करूंगा ऐसे, तो कार्बन इधर एक कार्बन इधर, अब वो कह रहा दोनों कार्बन 12 होते तो, हाँ तो हमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो तुम्हारे इजी वो करने के लिए कहा कि भाई इजी हो जाएगा अपने लिए, लिखो ना कार्बन 12, मैंने तो चाहता भी नहीं था कि उस पर 12 और 14 लिखो, मैं तो ये कह रहा था
भाई एक बार ऐसे ओपन कर दो और एक बार ऐसे ओपन कर दो, तो दो एक्स्ट्रा कार्बन आ गए ना, ये दोनों तो वहीं रहे, एक कार्बन ऊपर लिख लिया इसका और एक कार्बन जब ऐसे किया तो इसका एक्स्ट्रा लिख लिया, तो 4 हो गए, लिखे ना। कार्बन 12 और कार्बन 14 तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि अच्छे से समझ में आए अपन को, कि चल अपन को पता रहेगा कि कौन सा कार्बन कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा था। मैंने इसलिए थोड़ी लिखा था कि अगर दोनों कार्बन 12 रहे तो कोई बात नहीं, इधर तो अपन ने लिखा ही है ना। एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है, और एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड है, तो एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड, तो सीधा सीधा है यार। डबल बॉन्ड को अपन को देखो, जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं ना उनको ओपन करना होता है। इधर 2 पाई बॉन्ड है ना, तो एक ऐसे और एक ऐसे ओपन करना, नाइट्रोजन से अटैच थे तो तीनों नाइट्रोजन, वैसे ही नाइट्रोजन से भी अपन को ओपन करना होगा, इधर ऊपर ऐसे तीन ओपन करते हैं। ये देखो, ये ओपन होगा कार्बन, एक कार्बन इधर है, सिग्मा बॉन्ड वहीं रहेगा और 2 पाई बॉन्ड ऐसे ओपन, उसी एक से। अगर ऐसे ओपन होगा तो फिर इसको 1 देना पड़ेगा और इसको 2, इसमें कार्बन से 2 कार्बन अटैच, इसमें भी कार्बन से 2 कार्बन अटैच, लेकिन इसमें कार्बन से फिर कार्बन अटैच है, मतलब इसमें कार्बन से फिर कार्बन अटैच है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना। अनसैचुरेशन को इस टाइप से ओपन करना होता है। थोड़ा सा अनसैचुरेशन का एक दो एग्जांपल और लूंगा मैं, ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई मैं इसको हटा देता हूँ इस वाले पार्ट को, ताकि अपन थोड़ा सा और ओपन मतलब चेक कर लेंगे कि भाई कैसे आप चेक कर रहे हो, तो थोड़ा और अपन को इजी हो जाएगा कि डबल बॉन्ड को आप किस टाइप से ओपन करते हो। देख, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है भाई CHO है, तो अपन कहेंगे देखो CH तो ऐसे ही रहेगा। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं ना, एक बार ऐसे ओपन कर लेते हैं, तो देख ऑक्सीजन है और इससे कार्बन है, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, ये इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच, तो अपन को दो मतलब ऐसे ओपन करने हैं कि भाई इस कार्बन का एक अपन ने ऐसे ऐसे कर लो आप, हाइड्रोजन को नीचे की तरफ लिख देता हूं, यही पे बताता हूं मैं ऐसे, क्योंकि एक और ओपन करना पड़ेगा ना मुझे ऐसे। ये अपने पास सिग्मा बॉन्ड है, ब्लू वाला सिग्मा बॉन्ड है और ब्लैक वाला जो है वो पाई बॉन्ड है। तो एक बार मैं क्या करूंगा ना, इसको मतलब हाइड्रोजन इधर लिख लेता हूँ नीचे की तरफ, ताकि आपको मतलब अच्छे से दिखे। ये मैंने थोड़ा इधर कर लिया, तो हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेगा, वो थोड़ी ओपन करना है। ब्लू वाला मेरा सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ऐसे बना दिया, सिग्मा बॉन्ड तो वही रहा, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर, ऐसे था बनना ऐसे। अब इस बॉन्ड को एक बार उधर की तरफ भी तो ओपन करो ऐसे, तो इधर क्या था, कार्बन था, तो कार्बन को उधर लिखो, मतलब एक मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, ये कार्बन है, ये अपने पास कार्बन आ जाएगा, दैट इज। तो इससे कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है, 2 है, और ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच है ना, अटैच, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कार्बन से ऑक्सीजन 16 ले लेता हूं, तो इसको ओपन किया, अगर किसी भी ऑक्सीजन से आप कार्बन लिख लो, हो गया। ये वाला जैसे ऑक्सीजन था, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन, उस ऑक्सीजन से 2 कार्बन। तो देयर आर नो हाइड्रोजन एटम ओपन स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोजन एटम ओपन स्ट्रक्चर मतलब कौन से ओपन स्ट्रक्चर, नो हाइड्रोजन एटम इन द ओपन स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एटम, मतलब ये है, तो इधर अपन ने एक्सपेंशन से लिखा ना, एक्सपेंशन में तो आप अपने आप लिख लेना हाइड्रोजन और बता देंगे, यू हैव रिटन जस्ट सी इंस्टेड ऑफ CH3, हाथ लिखो ना हाइड्रोजन, लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपन एक्सपेंशन इस टाइप से लिख सकते हैं और बता सकते हैं, तो अनसैचुरेशन में आप एक्सपेंशन देखें, ये अपना इजेड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके थोड़े क्वेश्चंस और कर सकते हैं अपन। तो नेक्स्ट टाइम अपना ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन इसकी प्रॉपर्टीज और फिर नंबर्स भी काउंट करने होते हैं इसमें, तो वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।
आज अपन इतना ही पढ़ते हैं और यही रुक जाते हैं। ठीक है, चलो बाय करते हैं। ओके, एंड करते हैं। चलो फिर मिलते हैं। बाय बेटा।